स्वागत है सभी मित्रों का एक बार फिर से भारतीय विजन क्लासेस पर। आज यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 की तैयारी कर रहे हिंदी विद्यार्थियों को मैं यह बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय विजन क्लासेस पर झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है और पीडीएफ नोट्स भी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। अतः झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आज ही जुड़े भारतीय विजन क्लासेस से और उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ आपका बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री, कोई पैसे नहीं देने हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगे मानसरोवर भाग 1 की तीसरी कहानी। मित्रों, भारतीय विजन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मानसरोवर भाग 1 के 2 कहानी पढ़ाई जा चुकी है, उसके एमसीक्यू भी कराए जा चुके हैं। यानी ईदगाह और अलग योजना को पढ़ाया जा चुका है और उसका एमसीक्यू भी हो चुका है। आज हम तीसरी कहानी प्रारंभ करते हैं, माँ कहानी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से आपको अगर पढ़ना हो तो भारतीय विजन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मुंशी प्रेमचंद का बेहतरीन जीवन परिचय मिलेगा। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। माँ कहानी कौन सी विधा है? तो कहानी है, सबको पता है। माँ क्या है? कहानी है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, माँ मुंशी प्रेमचंद रचित माँ किस विधा की रचना है? तो कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी माँ कहानी? तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। लेखक मुंशी प्रेमचंद, विधा कहानी, माँ का प्रकाशन वर्ष 1929 और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अब आगे हम माँ कहानी के प्रमुख पात्र को देखेंगे। पहला पात्र इसमें है आदित्य। प्रकाश का पिता है और करुणा के पति हैं। आदित्य जो है प्रकाश के पिता और करुणा के पति हैं। आदित्य एक राजनीतिक पुरुष था जो समाज और राष्ट्रहित के नाम पर मर मिटता था। प्रकाश जो था एक राजनीतिक पुरुष था जो समाज और राष्ट्रहित के लिए मर मिटता था, यानी समाज सेवी व्यक्ति था। आदित्य कौन था? तो समाज सेवी व्यक्ति था जिसका संबंध राजनीतिक से था। वह समाज और राष्ट्रहित के नाम पर मर मिटने के लिए भी तैयार रहता था। राष्ट्र सेवा के कारण एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट द्वारा जरा सी बात के लिए 3 साल की सजा काटकर आज घर लौट रहा है। आदित्य जो है राष्ट्र सेवा यानी राष्ट्र सेवा करते थे, जिसके कारण एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट द्वारा जरा सी बात के लिए 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उस सजा को काट कर वे आज घर लौट रहे हैं। कौन? तो आदित्य। जेल में आदित्य तपेदिक का रोगी बनकर घर लौटता है। यानी जेल से जब आदित्य घर लौटता है तो तपेदिक का रोगी बनकर घर लौटता है। जब उसे 3 साल की सजा सुना दी जाती है और वह जेल जाता है तो जेल में जाने के बाद उसे तपेदिक का रोग लग जाता है। आदित्य की अंतिम अभिलाषा थी कि उसका पुत्र जवान होकर पिता की राह पर चलेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। यानी आदित्य की अंतिम इच्छा थी, अभिलाषा थी, आशा थी कि उसका पुत्र जवान होकर अपने पिता के राह पर चलेगा। यानी उसके पिता क्या थे? स्वयं सेवक थे, समाज सेवा करते थे, राष्ट्रहित के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। उनकी आशा थी कि उसका पुत्र भी आगे चलकर उन्हीं के राह पर चलेगा, यानी पिता के आदर्शों पर चलेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अगले पात्र है, यहां पात्र है करुणा। आदित्य की पत्नी और प्रकाश की मां थी। करुणा कौन थी? आदित्य की पत्नी और प्रकाश की मां थी। 3 साल बाद आदित्य के घर लौटने की खुशी में सारी तैयारियां कर चुकी थी। यानी 3 साल बाद जब आदित्य जेल की सजा काटकर 3 साल बाद जब घर लौट रहा था तो उसके स्वागत की तैयारियां वह कर चुके थी, परंतु आदित्य का हालत देखने पर उनकी सारी आशाएं धरी की धरी रह जाती है।
परंतु जब वो आदित्य को देखती है तो आदित्य का हालत देखकर उनकी सारी आशाएं जो थी वे धरी के धरी रह जाती है। यानी स्वागत के लिए वो जितनी तैयारियां करके रखी हुई थी वे सब क्या हो जाते हैं, सब धरी के धरी रह जाते हैं। वह अपने पति आदित्य के आदर्श की राह पर प्रकाश को भी ले जाने का प्रयास करती है, परंतु असफल रहती है। वह अपने पति आदित्य के आदर्श की राह पर अपने पुत्र प्रकाश को भी ले जाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु असफल रहती है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। प्रकाश से करुणा का कोई नाता नहीं रह जाता। अपने पति को जो वचन देती है वह निभा नहीं पाती है। यानी जब आदित्य इस संसार को छोड़कर जब जा रहे होते हैं तब वह अपने पति को यह वचन देती है कि आपका पुत्र भी आपके आदर्शों पर चलेगा, आपके ही जैसा समाज सेवा करेगा, समाज सेवी बनेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। अगला पात्र है प्रकाश। प्रकाश आदित्य और करुणा का एकमात्र पुत्र है। प्रकाश जो है वह आदित्य और करुणा का एकमात्र पुत्र है। वह अपने पिता के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत चलता है। यानी वह अपने पिता के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। उसका जो आचरण है, उसका व्यक्तित्व है, वह उसके पिता के आदर्शों से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। प्रकाश को विश्वविद्यालय से वजीफे भी मिलता है। प्रकाश को विश्वविद्यालय से वजीफे भी मिलता है। करुणा की आशा थी कि उसका पुत्र प्रकाश करुणा की आशा थी कि उसका पुत्र प्रकाश अपने पिता के जैसा ही राष्ट्रहित के लिए समाज सेवी बने, परंतु प्रकाश सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है। यानी करुणा की आशा थी कि उसका पुत्र जो एकमात्र पुत्र प्रकाश है वह अपने पिता जैसा ही राष्ट्रहित के लिए समाज सेवी बनेगा, परंतु प्रकाश क्या चाहता है, सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है। वह नहीं चाहता कि समाज सेवी बने। मां के न चाहने पर भी प्रकाश सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए सरकारी वजीफे से इंग्लैंड यानी यूरोप चला जाता है। मां के न चाहने पर भी प्रकाश सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए सरकारी वजीफे मिलने से वह कहाँ चला जाता है, तो इंग्लैंड चला जाता है। जबकि यह उसकी मां करुणा नहीं चाहती। करुणा चाहती है कि उसका पुत्र क्या बने, अपने पिता के आदर्श पर चले और पिता की राह पर चले, राष्ट्रहित के लिए मरे, है ना, समाज सेवी बने, परंतु प्रकाश नहीं चाहता है। वह क्या चाहता है, वह सरकारी आदमी बनना चाहता है। ये थे मां कहानी के पात्र। इसमें एक भिखारिन भी आती है, परंतु उसका जिक्र ज़्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं कथा सार को। आपको पात्र परिचय पढ़ने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि इस कहानी में हुआ क्या है। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, आदित्य, करुणा और प्रकाश। आदित्य और करुणा क्या है, पति पत्नी है, और प्रकाश उनका क्या है, बेटा है। आदित्य क्या है, आदित्य 3 साल की जेल की सजा काटकर आज घर लौटा है, और घर लौटने के बाद उसका हालत बहुत ही क्या है, खराब है। करुणा जब उसको देखती है तो वह क्या रहती है, वह आश्चर्यचकित रह जाती है। जिस रूप में उस अपने पुरुष को देखना चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब आदित्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो वह अपने पुत्र को अपनी पत्नी को सौंप कर जाता है, और उसे आशा होता है कि मेरा पुत्र भी मेरे जैसा ही एक आदर्श पुरुष बनेगा, समाज सेवा करेगा, समाज हित के लिए कुछ करेगा, परंतु प्रकाश वैसा नहीं करता है। प्रकाश का जो व्यक्तित्व है वो कुछ और भी उभर कर आता है। वह सरकारी आदमी बनना चाहता है, सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, जबकि उसकी माँ यह नहीं चाहती है। इसीलिए जब वह यूरोप सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए यूरोप चला जाता है तो उसकी माँ का उससे कोई नाता नहीं रह जाता। यहाँ तक कि प्रकाश का जब पत्र आता है तो उसकी माँ क्या करती है, करुणा फाड़ कर फेंक देती है, और अंत में क्या करती है, उसे जलाकर राख भी कर देती है। चलिए आप चलते हैं इस कहानी के कथासार को हम पढ़ते हैं। बंदी 3 साल की सजा काटकर आज घर आ रहा है। बंदी 3 साल की सजा काटकर आज घर आ रहा है। करुणा अपने पति के स्वागत के लिए संपूर्ण तैयारियां कर रखी थी, परंतु वह अपने पति का हालत देखकर चकित सी रह जाती है।
और उसके सारे मंसूबे धूल में मिल जाती है। बंदी 3 साल की सजा काटकर आज घर आ रहा है। करुणा अपने पति के स्वागत के लिए संपूर्ण तैयारियां कर रखी थी, परंतु वह अपने पति का हालत देखकर चकित सी रह जाती है और उसके सारे मंसूबे धूल में मिल जाती है। प्रकाश को जेल में तपेदिक का रोग हो जाता है। प्रकाश को जेल में क्या हो जाता है? तपेदिक का रोग हो जाता है, जिससे उसका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है। तपेदिक बहुत ही खराब रोग है। यह रोग लगने से व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? बिल्कुल सूख जाता है। तो प्रकाश के जब 3 साल की सजा होती है तो वह जेल में जाने के बाद उसे तपेदिक का रोग हो जाता है, जिससे उसका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है। जीवन के अंतिम क्षण में वह करुणा से अपने पुत्र का भार और उसे राष्ट्रहित पर ले जाने का आशीर्वाद देता है। यानी जीवन के अंतिम क्षण में वह अपने पुत्र का भार करुणा को सौंप कर जाता है और वह उसे राष्ट्रहित पर ले जाने का भी आशीर्वाद देता है कि मेरा पुत्र भी मेरे जैसा ही राष्ट्रहित के लिए मरेगा, समाज सेवा करेगा। जवानी में ही विधवा हो गई करुणा को अब कोई चिंता नहीं। वह प्रकाश को बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करती है और उसे बड़ा भी करती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि उसका प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो, परंतु प्रकाश का व्यक्तित्व आदित्य से बिल्कुल विपरीत है। यानी जवानी में ही करुणा क्या हो जाती? विधवा हो जाती है। फिर भी उसे कोई चिंता नहीं है। वह अपने प्रकाश के प्यार में सब कुछ भूल जाती है और अपने प्रकाश को, अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पालन पोषण करती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि उसका प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो, परंतु प्रकाश का व्यक्तित्व क्या है? बिल्कुल अपने पिता से अलग है, विपरीत है। प्रकाश एक होनहार लड़का है जिसे विश्वविद्यालय से वजीफे भी मिलते हैं। प्रकाश मतलब होनहार है, पढ़ने में तेज विद्यार्थी है और उसे विश्वविद्यालय से वजीफे भी मिलते हैं। उड़ीसा में अकाल पड़ने पर माँ उसे वहां की स्थिति जानने के लिए उड़ीसा भेजना चाहती है। यानी उड़ीसा में एक बार अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ने पर माँ उसे वहां की स्थिति जानने के लिए उड़ीसा भेजना चाहती है, परंतु वह कहाँ चला जाता है? तो लंदन चला जाता है, यानी सिलोन चला जाता है, परंतु उड़ीसा नहीं जाता। यानी माँ की आशा होती है कि वो उड़ीसा जाए और वहाँ के पीड़ितों को देखे, वहाँ का स्थिति को जाने, परंतु वह उसको ये सब में मन नहीं लगता है और वह कहाँ चला जाता है? तो लंदन चला जाता है, सिलोन चला जाता है। माँ चाहती है कि प्रकाश आगे बढ़कर स्वयं सेवक बने, परंतु वह क्या बनना चाहता है? तो मजिस्ट्रेट बनना चाहता है। यानी करुणा की आशा है, यानी करुणा चाहती है कि क्या उसका पुत्र प्रकाश आगे बढ़कर स्वयं सेवक बने, समाज सेवा करे, परंतु प्रकाश क्या चाहता है? वह चाहता है कि वह मजिस्ट्रेट बनेगा। मजिस्ट्रेट बनकर क्या करेगा? समाज की सेवा करेगा, यह वह चाहता है। यानी प्रकाश सरकारी आदमी बनना चाहता है, जबकि उसकी माँ चाहती है कि तुम सरकारी आदमी ना बनो, तुम समाज सेवा करो, राष्ट्र हित के लिए क्या करो? मर मिटो, राष्ट्र हित के लिए अपने कार्य करो, परंतु वह ऐसा नहीं चाहता, वह मजिस्ट्रेट बनना चाहता है। करुणा के न चाहने पर भी वह सरकारी वजीफे से सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चला जाता है। यानी करुणा के न चाहने पर भी वह मतलब प्रकाश सरकारी वजीफे से सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। प्रकाश के इंग्लैंड जाने के बाद करुणा का प्रकाश से कोई नाता नहीं है। कहानी के अंत में करुणा का भग्न हृदय पति के स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था। यानी कहानी के अंत में करुणा का भग्न हृदय का मतलब होता है जिसका हृदय बिल्कुल टूटा हुआ। तो करुणा का हृदय बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि करुणा को जो आशा था अपने पुत्र से वह बिल्कुल नहीं हो पाता है। करुणा को अपने पुत्र से आशा था कि उसका पुत्र आगे चलकर अपने पिता के आदर्शों पर चलेगा, पिता के कदमों पर चलेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पिता की जो मृत्यु हुई थी, जो 3 साल की सजा हुई थी, वह भी किसी सरकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही हुई थी, जिसके कारण वह नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र भी सरकारी मजिस्ट्रेट बने। परंतु जब प्रकाश नहीं मानता है अपने जिद से, वह लंदन चला जाता है, यूरोप चला जाता है। तो कहानी के अंत में करुणा का जो हृदय है वो अपने पति के स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था, अर्थात वही संसार को छोड़कर चली गई थी। बहुत ही दुख भरी कहानी थी एक माँ के लिए।
माँ का जो सपना होता है, इस कहानी में वह सपना पूरा नहीं हो पाता है। वह पति से जिस प्रकार की पति को कहती है वो अपने पुत्र को आपके राह पर ले जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम यहां देखेंगे इस कहानी के प्रमुख संवाद। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों की यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। राष्ट्रहित के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आदित्य का है। किसको? तो करुणा को। यह करुणा होगा, अरुणा लिखा गया, करुणा पढ़ेंगे। तो राष्ट्रहित के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। यह किसका कथन है? आदित्य का कथन है। किसको? तो करुणा को। जब वह जेल से आता है, जेल से आने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो उसी समय वह कहता है कि राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे मालूम न था। क्योंकि जिस समय आदित्य राष्ट्र सेवा में जुड़ा हुआ था, उस समय उसके आगे पीछे कई सारे आदमी लगे हुए रहते थे, पर जैसे वह जेल चला गया तब सभी लोग क्या हुए? उनसे अपनी आंखें फेर लिए। किन्हीं को उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह कहता है, जब वह जेल से आता है तो कहता है राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। वह किसे कहता है? तो करुणा को कहता है। आगे, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। सेवा स्वयं क्या है? अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन आदित्य का है। किसके प्रति? तो करुणा को। अगला संवाद है, तुम्हारे दर्शन के बदे थे, नहीं तो कष्ट ऐसे ऐसे उठाए हैं कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। तुम्हारे दर्शन के बदे थे, नहीं तो कष्ट ऐसे ऐसे उठाए हैं कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। यह कथन किसका है? यह भी कथन आदित्य का है, करुणा को। किसका है? करुणा को। अगला कथन है, तुम्हारे जीवन देवताओं सा जीवन था। तुम्हारा जो जीवन था देवताओं सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। यह कथन किसका है? तो यह कथन करुणा का है, आदित्य को। जब आदित्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रहता है तो वह करुणा से कहता है कि प्रिय, मुझे बताओ कि मेरा जीवन कैसा रहा। मैं अपने जीवन पर हंसूं, रहूं या अपने जीवन पर खुश हूं। तब करुणा कहती है कि तुम्हारा जो जीवन था वह देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। अगला कथन है, वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। यह कथन किसका है? यह भी कथन करुणा का है। किसको? तो प्रकाश को। प्रकाश क्या बनना चाहता था? सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। तब करुणा कहती है कि तुम सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहते हो। वह भी सरकारी मजिस्ट्रेट हिंदुस्तानी ही था जो तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी, और उसी सजा के कारण तुम्हारे बाबूजी को तपेदिक हो गया और वह इस संसार को छोड़कर चले गए। इसीलिए करुणा नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र भी सरकारी आदमी बने, क्योंकि सरकारी आदमी सरकार का गुलाम होता है, सरकार के कहने पर ही कार्य करता है। वह नहीं चाहती थी कि प्रकाश भी ऐसा करे। अगला कथन है, तुम्हें जाति सेवा में मग्न होकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। यानी करुणा प्रकाश को कहती है, जब प्रकाश जा रहा होता है इंग्लैंड, तब वह कहती है, मुझे तो आशा थी कि तुम अपने पिता के आदर्श पर चलोगे, तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को प्रसन्न होगी, परंतु ऐसा तो नहीं हो पाया। यह भी कथन किसका था? करुणा का कथन था प्रकाश को। जब प्रकाश सरकारी सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाता है और सरकारी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो वह करुणा प्रकाश को कहती है कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी, यह मैं चाहता था, परंतु यह मेरा सपना अधूरा रह गया। यह कथन किसका है? करुणा का प्रकाश को। अब हम आगे देखते हैं इस कहानी में आए कुछ प्रमुख पंक्तियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में पंक्तियां आ सकती हैं, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? पहला पंक्ति यह है, वह उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी।
वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। यह किस कहानी से लिया गया है? तो यह माँ कहानी से लिया हुआ पंक्ति है। वह उसका प्यारा पति था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था, केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। यह किस कहानी की पंक्ति है? तो यह माँ कहानी की पंक्ति है। कब की है? जब आदित्य जेल से घर वापस आता है तो उसकी हालत क्या होती है? बहुत ही खराब होती है। बिल्कुल उसका शरीर सूख जाता है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा सा रह जाता है। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति है, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जब आदित्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तो वह करुणा से कहता है कि तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। तब करुणा कहती है, क्या कहती है? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा की दृष्टि से, खासकर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति माँ कहानी से, लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। यह कथन भी किसका है? यह कथन करुणा का था। जब प्रकाश यह कहता है कि मैं एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट होकर देश की सेवा करूंगा, तब वह कहती है कि सरकारी आदमी हो जाने पर वह किसका गुलाम हो जाता है? सरकारी का गुलाम हो जाता है, सरकार का गुलाम हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है तब तक वह अपने को उसी का घर की समझती है, लेकिन जिस दिन वह ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप वही रहते हैं, भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। इस संवाद के माध्यम से पुत्र को समझाने का प्रयास करती है, फिर भी वह असफल रहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, जब प्रकाश सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चला जाता है तब करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय की आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, सब क्या हो गया था? बुझ गया था, संपत्ति लूट गई थी। अब न कोई आश्रय था और न उसकी जरूरत। यह संवाद, यह पंक्ति तब का है जब प्रकाश इंग्लैंड चला जाता है। इस कहानी का अंतिम संवाद और कह सकते कहानी का अंतिम यह पंक्ति है, प्रातःकाल लोगों ने देखा पंछी पिंजरे से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र भी अभी उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भग्न हृदय पति के स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। ये इस कहानी का अंतिम पंक्ति है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका एमसीक्यू है वह नेक्स्ट डे में आपको जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि भारतीय विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। खासकर झारखंड पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री में तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ